हाँ जी बेटा 11th क्लास, वेलकम अगेन भाई। तो यार फ्लूइड्स चल रहा है आपका। फ्लूइड्स में हमने फ्लूइड्स एट रेस्ट कंप्लीट किया यार, उसमें न्यूमेरिकल्स भी चलो खूब किए। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्लूइड्स एट रेस्ट में प्रेशर और डेंसिटी के कंसेप्ट किए। उसके बाद उसके सेकंड पार्ट में वो सरफेस टेंशन के कंसेप्ट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब बेटा अगली बात, हमने पुरानी क्लासिफिकेशन आपको बताई रखी है कि ओवरऑल ये चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। भाई बड़ा लंबा चैप्टर है। उससे पहले सबसे पहले इसमें क्या किया हमने, इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के बाद फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में मैंने बोला गैसेस भी आ सकती हैं। फ्लूइड्स के दो पार्ट, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक यानी फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड एट रेस्ट में क्या क्या पढ़ा, प्रेशर और सरफेस टेंशन। अब इसके बाद क्या स्टार्ट कर रहे हैं यार, फ्लूइड्स इन मोशन। हेडिंग डाल लो, फ्लूइड्स इन मोशन, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक्स। इसको हम हाइड्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। वैसे जो हम हेडिंग लेकर चलेंगे वो फ्लूइड्स इन मोशन लिख के चलेंगे, ठीक है। वैसे इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स, मतलब फ्लूइड्स मोशन में है। अब बेटा फ्लूइड्स मोशन में है तो कई चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, कई चीजें, कई टर्म्स आ जाएंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओवरऑल वो ये है कि हमारा जो मेन टॉपिक है ना, दैट इज विस्कोसिटी। तो अगर मैं ये बोलूं कि फ्लूइड्स इन मोशन में अपनी मेन हेडिंग ओवरऑल अंत तक विस्कोसिटी ही रहेगी तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। एंड तक हमने बेसिकली किससे डील करना है, विस्कोसिटी से ही डील करना है। तो अगर मैं टर्म्स की बात करूं, फ्लूइड्स में एक प्रेशर है, एक सरफेस टेंशन है, और फिर अगली बात क्या है, विस्कोसिटी। तो हाइड्रोडायनेमिक्स या फ्लूइड्स इन मोशन हेडिंग डालने के बाद अगली हेडिंग क्या डाल लो, विस्कोसिटी डाल लो यार। अब विस्कोसिटी आपने सुना होगा, विस्कस वर्ड सुना होगा। कई बार कहते हैं कि ये लिक्विड बहुत ही विस्कस है, मतलब बड़ा ही गाढ़ा सा है। जितने गाढ़े से लिक्विड होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, ज्यादा विस्कस लिक्विड है ना। जो कम है उसकी विस्कोसिटी क्या मानी जाती है, कम मानी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर ले लें और रिफाइंड ऑयल ले लें, ठीक है, वाटर और रिफाइंड ऑयल में कंपेयर करोगे तो हम कहेंगे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी है, रिफाइंड ऑयल की है। यार जो लिक्विड्स तेजी से फ्लो कर जाते हैं, अब पाइप में से अगर वाटर फ्लो कर रहा हो तो उसका फ्लो एज कंपेयर टू ऑयल तेज होगा। अच्छा, कई ऑयल ऐसे भी हो सकती हैं जिनका वाटर से भी तेज हो, लेकिन मैंने किसका एग्जांपल लिया, रिफाइंड ऑयल का लिया। या एक दूसरा एग्जांपल ले लो, शहद, हनी। इसको रिफाइंड ऑयल से कंपेयर कर लो तो रिफाइंड ऑयल का फ्लो ज्यादा है, और जो शहद है ना उसका फ्लो बहुत ही चिपक ही जाता है यार, उसका फ्लो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। सो पॉइंट ये है, वो लिक्विड्स जो बढ़िया से फ्लो करते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है। वो लिक्विड्स जो बढ़िया से फ्लो नहीं करते, रुकते हैं, उनको फ्लो करने में दिक्कत आती है, उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर मैं ये देखूं कि यार सब लिक्विड्स में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो होती है, वाटर ज्यादा फ्लो करता है लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी है। अगर मैं ऑयल की बात करूं उसमें वाटर के कंपैरिजन में विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा है। अगर मैं शहद की बात करूं, हनी की, उसकी विस्कोसिटी उससे भी क्या है, ज्यादा। अब विस्कोसिटी तो हर एक में होती है, ये एक जनरल प्रॉपर्टी है। हर एक लिक्विड है उसकी कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन होती है, लेकिन सरफेस टेंशन का रोल रेस्ट पे आता है और विस्कोसिटी का रोल मोशन में आता है। अब लिक्विड फ्लो ही नहीं कर रहा, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई विस्कोसिटी का कंसेप्ट नहीं है। विस्कोसिटी इज जस्ट लाइक यार फ्रिक्शन। हम कहते थे फ्रिक्शन में कि यार फ्रिक्शन वो चीज है जो मोशन को अपोज करती है, विस्कोसिटी वो चीज है वो लिक्विड के मोशन को अपोज करती है।
तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं यार जनरल सी, तो मैं बोलूंगा विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। पहली बात तो क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। अब किस बात की प्रॉपर्टी? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स ड्यू टू विच देयर फ्लो इज अपोज्ड। लिक्विड्स के अंदर एक ऑपोजिशन डेवलप होती है जो उसके फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है। होता क्या है यार कि जो लिक्विड्स है ना, उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। सॉलिड में अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव नहीं कर सकती। दो अलग अलग सॉलिड मटेरियल मूव करवाओगे तो चलो मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे, लेकिन सेम सॉलिड है, उसकी टॉप लेयर है, उसके नीचे वाली लेयर है, उसके नीचे वाली लेयर है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़े स्ट्रांग है यार, एक लेयर दूसरे के ऊपर नहीं मूव करती। जो लिक्विड्स हैं उसमें क्या फंडा है कि लिक्विड्स में ये टॉप लेयर है, ये उससे नीचे वाली लेयर है, भाई ये उससे नीचे वाली लेयर है, ये उससे नीचे वाली लेयर है, ये उससे भी नीचे वाली लेयर है, ये मान ले सबसे नीचे वाली लेयर है। अब हर लेयर में अपने अपने क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अपने अपने क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। यार अगर ये सॉलिड होता तो इनके बीच में इस लेयर के जो मॉलिक्यूल हैं और उससे नीचे वाली लेयर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में फोर्स काफी स्ट्रांग होगा, बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होगा और वो एक के ऊपर दूसरी लेयर मूव नहीं कर पाएगी। लेकिन हमने बोला ये जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड को हमने किसी कंटेनर में डाल रखा है, ये उसकी डिफरेंट लेयर्स है। मान लीजिए सबसे टॉप लेयर, ये उससे नीचे वाली लेयर, उससे नीचे वाली, उससे नीचे वाली, सबसे नीचे वाली। अब इसकी एक लेयर के मॉलिक्यूल और दूसरे लेयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी बॉन्डिंग नहीं होती है। इस पे अगर थोड़े फोर्सेस लगे तो होता क्या है, टॉप लेयर नीचे वाली लेयर के कंपैरिजन में चलने लग जाती है। ये लेयर इसके नीचे वाले के कंपैरिजन में मूव करने लग जाएगी, ये लेयर ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है और ये भी मूव कर रही है। ओवरऑल लिक्विड का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब कारण क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। तो लिक्विड्स में क्या होता है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर सकती है। ओके, ये बेस है, मान ली ये सबसे नीचे वाली लेयर थी, इससे नीचे कोई जो भी है कंटेनर का पार्ट रहा होगा। ओके, तो लिक्विड्स में एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर सकती है, करती है, तभी तो लिक्विड का क्या होता है, फ्लो होता है, तभी लिक्विड्स का फ्लो होता है ना। तो हमने बोला यार एक लेयर और दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। यार हमने बोला जीरो नहीं होता, वीक बोला है ना, जीरो ही होता है ये तो नहीं बोला। तो वीक इसके ऊपर मूव करके चलने लग गई, लेकिन इनके बीच का जो थोड़ा बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इसको मूव करने में रोकने की कोशिश करता है। रोक नहीं पाता यार पूरी तरह से, रोकने की कोशिश तो करता है। अब वहीं पर फिर जब लिक्विड फ्लो करने की कोशिश करते हैं, इनके बीच का जो थोड़ा बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ऊपर वाले लेयर को नीचे वाले लेयर के कंपैरिजन में जब वो मूव कर रही है, मूव करने में ऑपोजिशन ऑफर करते हैं। अब उसी ऑपोजिशन के कारण जब लिक्विड फ्लो हो रहा होता है उसको एक ऑपोजिट फोर्स फील होता है। बेटा यार वही क्या है, विस्कोसिटी। वही क्या है, विस्कोसिटी। तो लिक्विड्स में एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर सकती है, करती है, लेकिन
एक टॉप लेयर जब मूव कर रही है तो उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स उसको जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। उससे नीचे वाली लेयर उससे ऊपर वालों को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इसको रोकने की कोशिश करते हैं और साथ में चलने भी लग जाते हैं। ये इसको मूव करने में रोकने की कोशिश करती है और साथ में थोड़ा बहुत चलने भी लग जाएगी। ऐसे नीचे वाले का और ऐसे ओवरऑल लिक्विड का क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। लेकिन एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में एक ऑपोजिशन डेवलप होती है। हर लेयर के बीच में एक ऑपोजिशन डेवलप होती है। टॉप लेयर और उससे नीचे वाली लेयर के बीच में ऊपर वाली तेज चल रही है, नीचे वाली उसके साथ चल तो पड़ी लेकिन उसको रोकने की कोशिश करती है। उससे नीचे वाली उससे ऊपर वाली को रोकने की कोशिश करती है, साथ साथ चलती भी है। ओवरऑल फ्लो तो होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर लेयर के बीच में एक ऑपोजिट फोर्स डेवलप होता है, जिसके कारण एक ऑपोजिशन फील होती है, जिसके कारण फ्लो उतना तेज नहीं होता। अब इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो हमने बोला विस्कोसिटी क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स ड्यू टू विच देयर फ्लो इज अपोज्ड। फ्लो क्यों अपोज होता है, इन लेयर्स के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है विच इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। हर लेयर के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। अच्छा, इसको हम कभी कभी लिक्विड फ्रिक्शन भी कहते हैं, ऑल्सो टर्म्ड एज लिक्विड फ्रिक्शन। एक तरह से यार फ्रिक्शन जैसी ही स्थिति हो गई ना। फ्रिक्शन में बस क्या है कि दो अलग अलग सॉलिड फ्रिक्शन में दो अलग अलग सरफेसेस हैं, वो मूव कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक ही मटेरियल है, लिक्विड है, उसकी डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, मूव करने की कोशिश कर रही हैं। तो बेटा जी बात को खत्म करते हैं। विस्कोसिटी क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स ड्यू टू विच देयर फ्लो इज अपोज्ड। क्यों डेवलप होती है विस्कोसिटी, हर लेयर के बीच में एक ऑपोजिट फोर्स डेवलप होता है। जस्ट लाइक जैसे सॉलिड सरफेस के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होता है, इसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। हर लेयर के बीच में एक विस्कस फोर्स है। ओवरऑल इसके फ्लो को जो ऑपोजिशन मिल रही है उसको विस्कस फोर्स के साथ साथ विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। ओवरऑल विस्कस फोर्स जो डेवलप हुआ उसको बेटा हम विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। ड्रैग मतलब ड्रैग करके ले जाना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम विस्कस ड्रैग भी कहेंगे। ओके जी, अब थोड़ी अगली बात कि जो विस्कोसिटी किस बात पे डिपेंड करती है। यार सबसे पहली बात जिस पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि नेचर ऑफ द लिक्विड। कौन सा लिक्विड है, हमने बोला ना पानी है या तेल है या शहद है या कोई और लिक्विड है। डिपेंड किस पे करता है, नेचर पे, कि मटेरियल क्या है। विस्कोसिटी बेसिकली नेचर पे डिपेंड, और भी कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन मेनली नेचर ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर से भी क्या होता है, मटेरियल का नेचर ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, एक ये बात। अब एक और बात यहां पे वैसे हमने बात कर ही ली कि यार पॉइंट ये है कि जो लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड्स की जो टॉप लेयर है ना, टॉप लेयर वो सबसे तेज चलेगी। टॉप लेयर सबसे तेज चलेगी। उससे जो नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी ऊपर वाले के कंपैरिजन में कम होगी, तभी फ्लो होगा ना। टॉप लेयर तेज चलती है भाई, उससे नीचे वाले की स्पीड थोड़ी कम होगी, उससे नीचे वाले की और कम होगी, उससे नीचे वाले की और कम, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है जो बिल्कुल कंटेनर के साथ लगी हुई है, मान ले नीचे कंटेनर है,
उसकी स्पीड सबसे क्या होगी, कम होगी, और जो टॉप लेयर है उसकी सबसे ज्यादा हो। ओके, ये ऊपर से ओपन वाला कंटेनर है, मान लें नदी है, नदी नाला नाली, ये है टॉप लेयर, ओपन है। ओके, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पाइप है, मान लें ये पाइप टाइप है। अब अगर पाइप है तो ऊपर से नीचे से दोनों से ही क्या है, ये कंटेनर के साथ कांटेक्ट में आ गई ना। तो बेटा अगर पाइप वाली स्थिति है, पाइप टाइप सिचुएशन अगर मैं क्रिएट कर दूं, तो उसमें जो सेंटर वाली लेयर है ना, ये पाइप है मान लें, वो सबसे तेज चलेगी। ये पाइप का मुंह है, इसमें मान लो कोई लिक्विड है, जो सेंटर वाली लेयर है ना, वो सबसे तेज होगी। उसके बाद अगली की स्पीड उससे थोड़ी कम होगी, अगली की और कम होगी, टॉप वाले की और कम होगी। ये इसमें ये स्थिति आएगी। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है कि जी लिक्विड्स में जो टॉप वाली लेयर है अगर ऊपर से ओपन है बेटा, और अगर पाइप वाली सिचुएशन है तो सेंटर वाली की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगर मान लो आपके पास एक ना वो रिफिल नहीं होती, रिफिल की आगे से निब निकाल लो और उसको उल्टा करो, उसके अंदर जो इंक होती है ना काफी विस्कस सी होती है, वो जब बाहर निकल रही होती है तो सेंटर से उसका बल्ज ज्यादा आएगा, साइड से कम होगा। तो लिक्विड का फ्लो कुछ ऐसा होता है कि यार अगर ऊपर से ओपन है तो टॉप लेयर सबसे तेज चलती है, और अगर ऐसी पाइप वाली सिचुएशन है सेंटर वाली लेयर जो है सबसे तेज चलती है। इनके बीच में वेलोसिटी का फर्क जरूर होगा, एक लेयर दूसरे लेयर से पीछे रह जाती है, उसी के कारण बीच में क्या डेवलप होती है, विस्कोसिटी डेवलप होती है। तो ये भी एक सिचुएशन है। अब एक और बात सुनना, यहां से इसको छोड़ के यहां से एक्सप्लेन करूंगा जो ऊपर से ओपन वाला केस है। बेटा इन सब की स्पीड अलग अलग है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, इसकी स्पीड उससे कम, इसकी स्पीड उससे भी कम। तो अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो लेयर की स्पीड्स में बेटा फर्क आ रहा है। ओके, अगर इसकी स्पीड में v बोलता हूं इसकी, तो इससे अगली लेयर की क्या होगी, v प्लस dv मानी जाएगी, थोड़ा सा फर्क माना जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली लेयर इसकी स्पीड v है तो अगली वाली की क्या मानी जाएगी, v प्लस dv, थोड़ा फर्क होगा ना। अगर इसको v मान लूंगा तो इसकी क्या हो जाएगी, v प्लस dv, इसको v मान लूंगा तो इसकी क्या हो जाएगी, v प्लस dv। ऊपर से नीचे आएंगे, अगर इसको v मान लूंगा तो नीचे वाले की क्या होगी, v माइनस dv, मतलब ऊपर जाते स्पीड बढ़ती है, नीचे जाके स्पीड कम होती है। ओके, अब यहां पर फिर मैं एक पॉइंट लेकर आऊंगा कि बेटा नीचे से ऊपर जाते हुए स्पीड में क्या आ रहा है, इंक्रीज, या ऊपर से नीचे जाते हुए हर लेयर के बीच में स्पीड में क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आई विल से हियर इज सम वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहां पे एक वर्ड यूज होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैंने पहले भी कभी ग्रेडियंट वर्ड का यूज किया होगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है यार कि अगर कोई चीज डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि यहां पर क्या है जी, उस फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट है। बेटा देख, दो वर्ड यूज होते हैं, मैं बार बार जब भी ग्रेडियंट आता है समझाने लग जाता हूं, कई बार पहले भी समझा चुका हूं। दो वर्ड यूज होते हैं, एक वर्ड यूज होता है रेट, जब भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, टाइम के साथ जब चेंज होगा तब वर्ड क्या यूज होता है, रेट। और जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है वहां पे क्या वर्ड यूज होगा, ग्रेडियंट। हमने बोला dx बाय dt, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। हमने बोला dv बाय dt, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट वर्ड यूज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं डीए बाई डी टी, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। भैया अगर प्रेशर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही है, मतलब ये समय के साथ वेलोसिटी में चेंज आता है, यहां पे डिस्टेंस के साथ कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी में कमी या बढ़ोतरी हो रही है, तो यहां वर्ड यूज होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज होती है तो रेट है, अगर वो डिस्टेंस के साथ चेंज होती है तो ये ग्रेडियंट है, ये एक्सेलरेशन ग्रेडियंट है। dp बाई डी एक्स ये प्रेशर ग्रेडियंट है। भैया dt बाई डी एक्स टेम्परेचर चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी डिस्टेंस, तो यह है टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहां पे क्या हो रहा है? स्पीड चेंज हो रही है या वेलोसिटी, किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता है स्पीड चेंज होती जाती है। अगर यहां से यहां चेंज कितना आया है? dv आया, और अगर यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस का चेंज कितना है? dx है, तो मेरे भाई ये जो dv बाई डी एक्स है इट इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है जी। तो हमें यहां पर इस वक्त किसकी जरूरत थी? वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्ड की जरूरत थी बेटा। तो जब लिक्विड्स फ्लो करते हैं ना भाई, एक लेयर दूसरे के ऊपर मूव करती है, टॉप वाली बड़ी तेज मूव करती है, उससे नीचे वाली उससे कम मूव करती है, उससे नीचे वाली उससे भी कम मूव करती है, तो इनके बीच में क्या डेवलप होता है? एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होता है, क्योंकि वेलोसिटीज का फर्क है बेटा। देयर इज सम वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, अब अगली बात, हमने अभी तक यार विस्कोसिटी की जो भी बात की, जनरल बात की कि विस्कोसिटी नाम का फिनोमिना है, प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है ये? कि इसके कारण एक ऑपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, इसके कारण जो लिक्विड्स के फ्लो को ऑपोजिशन फील होती है और लिक्विड फ्लो नहीं कर पाते हैं, उनको ऑपोजिशन फील होती है। अब अगली बात है बेटा, ये जो विस्कोसिटी के कारण एक विस्कस फोर्स डेवलप होता है, तो हमें उस विस्कस फोर्स की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अगली बात क्या निकालने जा रहे हैं हम कि यार ये जो विस्कस फोर्स लगता है वो लगता कितना है। अब उसके लिए फिर मैंने सिचुएशन बनाई। इस बार मैंने ये जो टॉप लेयर है ना, ये पूरी लेयर बना दी, ये टॉप लेयर। ठीक है, ये टॉप वाली लेयर है भैया, पहले ऐसे पड़ी हुई है, हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाया कि इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? एरिया होगा। अब उसके नीचे ये दूसरी लेयर है यार, ठीक है जी, ये दूसरी लेयर है, और उसके नीचे तीसरी लेयर होगी। ठीक है जी, ये लेयर्स हैं। ओके, ये टॉप लेयर सबसे तेज चल रही है, ये उससे थोड़ा कम वेलोसिटी से चलती है, ये उससे भी कम वेलोसिटी से चलती है। ये लेयर है बेटा, ये जो लेयर बनाई हुई है ना, ये मैंने लेयर शो कर दी। अब ये लेयर जो है और उससे जो नीचे वाली लेयर है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? dx। इसकी स्पीड कितनी है? v। नीचे वाले की स्पीड कितनी है? v माइनस डी वी। अच्छा, नीचे वाले की v मान ले तो ऊपर वाले की क्या मान लेंगे? v प्लस डी वी। इनके बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब ये जो यार टॉप लेयर है, यहां उससे नीचे वाली लेयर है, उसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो होगा। तो ए मैंने क्या लिखा? इस टॉप लेयर का एरिया। ठीक है जी। अब पॉइंट ये है, ध्यान से सुनना, पॉइंट ये है कि जो विस्कस फोर्स होता है
पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। जितना ज्यादा एरिया होगा, मान ले ऊपर से मुंह बड़ा है तो जो लेयर बन रही है उसका एरिया ज्यादा हो गया ना। अब जब लेयर, ऊपर वाली लेयर का एरिया ज्यादा है तो नीचे वाली लेयर का भी उसके हिसाब से होगा, तो उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा कांटेक्ट में आए हुए हैं, तो जितना ज्यादा यार इसका एरिया होगा उतना ही ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, जितना ज्यादा लेयर का एरिया होगा उतने ही ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स नीचे वाली लेयर के साथ कांटेक्ट में आए होंगे, जितने ज्यादा कांटेक्ट में होंगे उतनी ऑपोजिशन फील होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये ना कारण। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और खास बात, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक तो जो विस्कस फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेयर है, या एरिया ऑफ द लेयर है। और किसके प्रोपोर्शनल है? dv बाई dx के। dv बाई dx क्या है? वेलोसिटी। दो बातें बोली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर फिर जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाएंगे उससे आएगा, तो f प्रोपोर्शनल टू a dv बाई dx है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए, वो कांस्टेंट जो यहां पर आएगा उसको हम डिनोट करेंगे। इस कांस्टेंट को बेटा जी हमने डिनोट करना है ईटा से, तो ये बन जाएगा ईटा a dv बाय dx। यहां पर जो ईटा है ये पहले भी कभी सुना होगा, इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है जी, दिस ईटा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को बेटा जी क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। तो F इज इक्वल टू ईटा A dv डिवाइडेड बाय dx बेटा जी। F इज इक्वल टू ईटा इंटू A इंटू dv डिवाइडेड बाय dx। ये आ गया जी आपका मेन रिजल्ट कि जी जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, जो विस्कस फोर्स है, इट इज ईटा A इंटू dv बाय dx। माइनस जरूर लगाना है क्योंकि ये ऑपोजिट नेचर का फोर्स है भाई। ठीक है जी, इट इज ऑफ ऑपोजिट नेचर। तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का रिजल्ट क्या आ गया? माइनस ईटा A इंटू dv बाय dx। ये विस्कस फोर्स हो गया। इसमें तीनों बातें आ गई कि जी विस्कस फोर्स है, एक किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द लेयर, दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट, और सबसे खास बात किस पे? ईटा पर। अब ये ईटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब ये दे रहा है आपको नेचर ऑफ द मटेरियल बेटा जी। ईटा जो है बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल या नेचर ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है, मटेरियल की बजाय क्या लिख दो? नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब क्या चीज है, ये कौन सा लिक्विड है। ठीक है जी, तो ईटा अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होता है। अब थोड़ा सा ईटा को यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात बेटा किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द लिक्विड पे। ओके, दूसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से बेसिकली नेचर ही चेंज हो जाता है। ओके, तो इसके बारे में पहले भी सुना होगा। इसकी यूनिट चेक कर लेते हैं यार। अगर मैं चेक करता हूं ईटा, माइनस साइन इग्नोर कर रहा हूं बेटा, माइनस साइन तो वहां पर सिर्फ ये बताता होता है कि ऑपोजिट नेचर का कंसेप्ट है। ठीक है, ऑपोजिट नेचर का फोर्स लग रहा है। तो ईटा इक्वल टू, वैसे अगर मैं देखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? F, नीचे क्या आ जाएगा? A इंटू dv, और ऊपर क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। ठीक है जी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। वैसे ही लिख दिया। कल को कोई डेफिनेशन मांगता है तो क्या बोल दोगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द लेयर पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। लिख लो यार, कई बार मांग ही लेता है। क्या डेफिनेशन है? इट इज viscous force developed per unit area of the layer per unit velocity gradient पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है जी, विस्कस फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया ऑफ लेयर पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर कोई यूनिट मांग ले, यूनिट भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईटा इक्वल टू बेटा एफ की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। ठीक है, नीचे एरिया, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी भाई? मीटर स्क्वायर। यह है डीवी, मीटर पर सेकेंड। यह है एक्स, नीचे क्या आ जाएगा? मीटर। चेक कर ले। न्यूटन, ये क्या था? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकेंड लगने ही लगना था, और उसके नीचे क्या है? मीटर फिर से आ गया, ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या बन सकती है? यूनिट बन सकती है। सीजीएस में देख लोगे तो इसकी यूनिट होगी डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब यार इसको एक स्पेशल यूनिट बोला जाता है, पॉइज। ठीक है, अब ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये नहीं चलती, क्या चलती हैं? पॉइज चलेगी, पॉइज। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा ना, तो अगर आप कन्वर्ट कर कर देखो, ये देखो ये है न्यूटन। अगर मैं बोलूं 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में कन्वर्ट करना। देखे, ये ऐसा ही है ना, ऐसे को किस में कन्वर्ट करना है? मान लो सीजीएस में। तो न्यूटन से जब तू डायन में जाएगा तो 10 की पावर 5 आ जाएगा, डायन बन गया। सेकंड से देखो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, सेकंड सेकंड ही है सीजीएस में भी। मीटर से जब सेंटीमीटर में जाओगे तो क्या लिखोगे? मीटर से सेंटीमीटर में गए तो 10 की पावर 2 लिखा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की पावर 2 100 सेंटीमीटर। ऊपर क्या है? -2। अब न्यूटन क्या बन चुका है? डायन बन चुका है। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, और ये क्या बन चुका है? पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर ले तो क्या बन जाएगा? 10 बचेगा, ये -4 हो गया, ये 5 हो गया, तो एक ही बचेगा ना। 5 में से ये -4 है भाई, 10 की पावर 1 बची। और ये जो है डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पॉइज। तो ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। अब जो ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की मेरे भाई एसआई यूनिट है, वो 10 पॉइज है। सीजीएस यूनिट क्या है? वो पॉइज है। इसको कभी कभी हम 10 का मतलब होता है डेका, साथ में क्या आ गया? पॉइज। तो भैया आगे से याद रख लो, एसआई यूनिट इसकी जो सबसे ज्यादा चलती है। अब मैंने तो ये लिखवाई, लेकिन चलेगी थोड़ी। वो बोलेगा पॉइज देगा, पॉइज में देगा आपको हमेशा, तो आपको तो उसके हिसाब से याद रखना पड़ेगा। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है?
इट्स SI यूनिट इज डेकापॉइस, याद रखना। पॉइस CGS है, ऐसे कौन सी है, डेकापॉइस। ठीक है जी, तो पॉइंट ये हो गया SI यूनिट में डेकापॉइस यूज करनी है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, बड़ी कंफ्यूजन होती है, साला ये पॉइस डेकापॉइस क्या चीज है भैया। डेकापॉइस SI यूनिट है, पॉइस CGS है, ये ध्यान रखना। तो ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नेचर पर डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होता है, इसके कारण अलग अलग मटेरियल की विस्कोसिटी भी अलग अलग होती है। तो ये ओवरऑल विस्कस फोर्स का फार्मूला हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात हो गई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में यूनिट भी आ गई। ओके, एक बात जो और डिस्कस की जा सकती है वो इसकी डायमेंशन है बेटा ईटा की। अब वो तुमने डायमेंशन एनालिसिस वाले चैप्टर में भी खूब पढ़ा होगा, ML-1 T-1 निकाल के देख लेना यार, अब कहाँ जगह नहीं बची है हमारे पास, अब उसको कहाँ निकालते रहेंगे, निकाल के देख लेना। तो अभी तक अगर मैं बात करूं ओवरऑल, हमने यार विस्कोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है जी, उसका बेसिक रीजन पढ़ा कि विस्कोसिटी बेसिकली लिक्विड्स के सरफेस के बीच में डेवलप होने वाली फ्रिक्शन ही है, और उसके बाद फिर उसका फार्मूला और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हमने थोड़ा सा देख लिया, जरूरी है। ओके जी, अब अगली छोटी छोटी सी बातें वो भी जो पढ़ने वाली होती हैं बेटा, समझाने वाली तो हमने समझा दी, बाकी नोट्स आपके पास होते हैं। तो जो पढ़ने वाली बातें हैं उनको थोड़ा सा पढ़ो। तो पढ़ने वाली बात ये है कि एक आपकी बुक्स में दिया होगा कि जी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी या सिमिलैरिटीज बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। अब उसको बेटा बुक्स में से क्या करना, या नोट्स आपके पास जो है उनमें से थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, जरूरी चीज है। कई बार वैसी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्चुअल टाइप का। तो मैंने एक बात तो बोली थी, बेसिकली ये भी फ्रिक्शन जैसी ही चीज है, इसको हम लिक्विड फ्रिक्शन भी कहते हैं। कुछ इनके बीच में सिमिलैरिटीज होंगी, एक आधा क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो अब आपके नोट्स में दे रखा होगा, वो थोड़ा सा पढ़ लेना। वैसे ही मैंने हेडिंग डाल दी क्या कि सॉलिड फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन, यानी कि लिक्विड फ्रिक्शन यानी कि विस्कोसिटी, दोनों में ही, दोनों के दोनों मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। दोनों में ही पॉइंट यह है कि जब तक फ्लो नहीं होगा, जैसे लिक्विड का जब तक फ्लो नहीं होगा विस्कोसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, फ्लो होगा तभी आएगी ना विस्कोसिटी। ऐसे ही सॉलिड फ्रिक्शन में भी क्या है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जब तक मूव नहीं करेगी तब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट ही नहीं है। ओके, तो कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ फर्क भी हैं, तो उनको उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट का कंसेप्ट है, उसमें ऐसा कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट का नहीं है। तो थोड़ा सा बस एक आइडिया सा ले लेना बेटा। ओके, उसके अलावा हमने बोला कि जो विस्कोसिटी है, अब पढ़ रहे हो, इसके डे टू डे लाइफ में बहुत यूजेस हैं, सिग्निफिकेंस है। हम मटेरियल्स की विस्कोसिटी स्टडी कर उनको डिफरेंट टाइप के यूजेस में ला सकते हैं। अब जैसे मान लो जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ना, लुब्रिकेंट्स मतलब वो जो इंजन ऑयल वगैरह होते हैं गाड़ियों वगैरह में डलते हैं, उसको लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। या जो ग्रीस लगाते हैं ना कई बार कि ग्रीसिंग करनी होती है, तो उसमें भी ऑयलिंग करनी होती है मशीन पार्ट्स की, तो ये सब लुब्रिकेशन है। ग्रीस लगाने से ये सब लुब्रिकेशन ही है। तो लुब्रिकेंट्स के रूप में कौन सा मटेरियल बढ़िया होगा, कौन सा लिक्विड बढ़िया होगा, ये सब उसकी विस्कोसिटी स्टडी करने के बाद ही डिसाइड किया जाता है। उसके अलावा बेटा लिक्विड्स का आपने सुना, वो हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह पढ़ी। अब हाइड्रोलिक ब्रेक्स होगी, हाइड्रोलिक प्रेस होगी, हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी, उस सब में भी तो लिक्विड डलेगा। अब वहां पे भी कोई
ऐसा लिक्विड डालना पड़ेगा कि जिसकी एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी जितनी की चाहिए उतनी की ही हो, तो वहां पे भी हमें विस्कोसिटी स्टडी करनी पड़ेगी। तो विस्कोसिटी स्टडी कर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जगह पर हम डिफरेंट लिक्विड्स को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। अब वही बात कि ये सब चीजें पढ़ने के लिए आपको आपके बुक्स वगैरह में मिल जाएंगी। अब इस पे हम बहुत ज्यादा घुसकर तो आपको ज्यादा बता नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है उतना। पढ़ने वाली चीजें अपने आप पढ़ लेना, अपना टाइम खराब होगा यहां पर। ओके जी, अब मैं हेडिंग इसलिए डाल देता होता हूं ताकि आपको पता लग जाए, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। फिर अगली बात कि विस्कोसिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, कि विस्कोसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। अब कई फैक्टर्स हैं जिसमें से सबसे जो मेन फैक्टर है जो विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है वो तो है यार नेचर ऑफ लिक्विड। जो सबसे मेन फैक्टर विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है दैट इज नेचर ऑफ द लिक्विड। अलग अलग लिक्विड्स की विस्कोसिटी अलग अलग लिक्विड्स का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग, तो उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा बेटा और भी कई चीजें हैं, टेम्परेचर से भी विस्कोसिटी में फर्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं यार फ्लूइड्स की। अब देख, फ्लूइड्स में अपने पास लिक्विड्स भी हैं और गैसेस भी हैं, ठीक है। फ्लूइड्स में अपने पास लिक्विड्स भी हैं और फ्लूइड्स में अपने पास गैसेस भी हैं। अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के केस में तो जो विस्कोसिटी यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना यार, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ा देने से विस्कोसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। यार लिक्विड को अगर आप हीट कर दो ना, ऑयल को हीट कर दो, शहद को यार हीट कर दो, हीट करने से उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो ज्यादा तरल हो जाएगा, वो भागता फिरेगा। तो जितने भी लिक्विड्स हैं उनमें तो फंडा यही है कि जी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक ना इसमें फार्मूला आता होता है, विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा नॉट डिवाइडेड बाय, ये ईटा नॉट है, ईटा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये एक फार्मूला है। अब वैसे ही लिखवा दिया यार, मन में आ गया लिखवा दिया। मुद्दे की बात ये है, इसमें से जो बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन ये एक्सप्रेशन किसके लिए बेटा, फॉर लिक्विड्स, ठीक है जी। गैसेस में थोड़ी और कहानी हो जाती है। वैसे हम गैसेस ज्यादा पढ़ भी नहीं रहे, लेकिन वैसे ही अब टेम्परेचर की बात चल रही है तो कई बार कोई क्वेश्चन ही पूछ ले, जो गैसेस है ना बेटा, गैस भी फ्लो करती हैं, विस्कोसिटी का कंसेप्ट उसमें भी आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत इनके कंपैरिजन में कम होती है। लेकिन गैसेस के केस में अगर कोई पूछ लेना कि यार किसी गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर से कैसे चेंज होती है, तो आप बोलना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। गैसेस के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ क्या होता है वो टेम्परेचर होता है। तो गैसेस की बात खैर अलग है, फिलहाल हम लिक्विड्स पे हैं। लिक्विड्स के केस में तो क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, कम होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होने का मतलब यार विस्कोसिटी भी क्या हुई है, कम हुई है। तो अब इन चीजों को यार थोड़ा सा आप क्या करो, स्टडी करो। इसमें विस्कोसिटी में मेन क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। एक दो चीजें अभी और टेकअप करते हैं, तब तक इसको क्या कर लो, नोट कर लो। अब यार एक बात यहां पर और, उसके बाद फिर आज का काम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं।
अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल वाली बात है यार, वो ठीक है, आपका एक एक्सप्रेशन आ गई f इक्वल टू माइनस ईटा ए dv डिवाइडेड बाय dx, जिसमें ईटा आ गया। उसके अलावा मैंने क्या लिख रखा था, एक एक्सप्रेशन दी थी ईटा की, कभी यूज होगी कि ईटा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। बेटा यहां पर ये नहीं मैंने बताया, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट टेम्परेचर टी, टी यहां टेम्परेचर है। ईटा नॉट क्या है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। ईटा क्या था, इट इज एट टी डिग्री सेल्सियस। अल्फा बीटा यार कांस्टेंट है, ये जब कभी मौका आएगा न्यूमेरिकल आएंगे वो फिर गिवन होते हैं, ठीक है। यहां फिलहाल एक और बात हम कर रहे हैं, एक ना एक्सप्रेशन आएगी जिसको कहते हैं पॉइसलेस इक्वेशन या पॉइसलेस फार्मूला। बेटा फिर वही बात यार, पॉइसले साइंटिस्ट का नाम रहा होगा, साइंटिस्ट का ही है, तो उस पे एक इक्वेशन आती है। इक्वेशन कहना क्या चाहती है वो देखो, मेनली पॉइंट ये है कि मान लो ये एक पाइप है, ठीक है, कोई भी पाइप है। अब यार पाइप है, उसमें से हम क्या करवा रहे हैं, लिक्विड का फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है जी। ये को पाइप है और इसमें से लिक्विड का फ्लो करवाया जा रहा है। अब जब इसमें से लिक्विड का फ्लो होगा तो यार लिक्विड कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ dv बाई dt, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। किस टर्म्स में डिस्कस होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो मतलब कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, और बेसिकली है क्या, ये वॉल्यूम है बेटा, ये टाइम है। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing out per second through any क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू पर सेकंड कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको हम कह देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ओके, अब इसमें से यार कितनी तेजी से लिक्विड फ्लो हो रहा है कई फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पर सेकंड इसमें से कितना बाहर आ रहा है, एक गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पर सेकंड कितना आगे आ रहा है, कई फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि भैया पाइप मोटी है या पाइप पतली है। अब पाइप ही मोटी होगी साला पर सेकंड उसमें से बहुत ज्यादा आ जाएगा, पाइप पतली होगी तो पर सेकंड उसमें से लिक्विड है वो कम फ्लो होगा। तो एक तो डिपेंड करेगा इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मान ले एरिया पे, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, जितना एरिया ज्यादा उतना ही फ्लो भी ज्यादा। या एरिया की बजाय इसको मैं रेडियस के टर्म्स में भी देख सकता हूं। तो एक तो ये इस पे डिपेंड करता होगा कि इसका मुंह कितना छोटा कितना बड़ा है। एक इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो लिक्विड है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है। देख भाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा तो बड़ी तेजी से फ्लो होगा तो ज्यादा निकलेगा, तो ईटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। जितना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा उतना फ्लो कम होगा, तो रेट ऑफ फ्लो ईटा के क्या जाना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कई चीजें हैं और भी कई फैक्टर हैं। दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, मान ले इस जगह प्रेशर P1 है, इस जगह प्रेशर P2 है, तो जाहिर सी बात है इधर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि लिक्विड हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर करता है। तो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है इस पे भी डिपेंड करेगा, इसको मैं P से डिनोट करूंगा। और भी कई फैक्टर्स हैं। अब पॉइसले ने क्या किया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है
उसका एक फार्मूला दिया, ड्राइव किया उसने, हमारे पास न्यूमेरिकल आने हैं इस पे बेस, तो मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, डायरेक्टली इसका फार्मूला दे रहा हूं। तो इसने फार्मूला दिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि क्यू से नोट कर दिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। उसका फार्मूला देता है कि ये होता है जी π/8 P r⁴ डिवाइडेड बाय ईटा इंटू एल। ये याद रखना है, याद रखना जी। इसको कहते हैं पॉइसलेस इक्वेशन या पॉइसलेस फार्मूला। अब यह करने को हम डिराइव भी करवा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। इस पे बेस हमने क्या करनी है, न्यूमेरिकल करने हैं, पॉइसले इक्वेशन पे बेस। तो याद होना चाहिए बेटा, क्यू क्या है, dv/dt। dv/dt क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। अब इसमें पाई तो कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है। पी क्या है बेटा, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, पाइप के दोनों एंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस है। आर इसका रेडियस है, पावर 4 के साथ लगेगा। ईटा जो लिक्विड है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। एल इज लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है जी। अब यहां पर यह चीज तो ठीक है ही है, फार्मूला याद करना है आपने। अब इसमें ना एक पॉइंट और बता देता हूं, क्योंकि हमें इस टाइप के क्या मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करवाना पड़ेगा। ये तो ठीक है, डायरेक्टली तो इसका यूज देखो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा बेटा इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करवाऊंगा, क्योंकि ना हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की जरूरत पड़ेगी। और न्यूमेरिकल्स में अगर हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करके चलेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाता है। पहले तो इसको ये देखो, ये फार्मूला याद रखो। ठीक है जी, कर लिया उम्मीद है याद। ये Q क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, यानी वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, जिसका फार्मूला क्या है, π/8 P प्रेशर डिफरेंस, r⁴, यहां पे क्या गया, ईटा इंटू एल। ओके, सब सही। ठीक है जी। अब अगली बात, किसको मैंने लिखा, Q = π/8 है, P है, r⁴ है, ईटा इंटू एल है। इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख रहा हूं, π/8 r⁴ ईटा इंटू एल। इसको क्या लिख दिया, P लिख दिया। थोड़ा ध्यान देना। अब बेटा ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। P क्या है, प्रेशर डिफरेंस। अब थोड़ा सा प्लस वन नहीं, 10th में चले जाओ। 10th में हमारे पास एक वायर यहां या रजिस्टर होता था, है ना, वायर या फिर एक रजिस्टर होता था, रजिस्टर। ये रजिस्टर है, ठीक है। अब रजिस्टर में से मुझे करंट फ्लो करवाना है, यानी चार्ज फ्लो करवाना है, चार्ज। ओके, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा, इसके अक्रॉस क्या लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा ना। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहां पे अपने पास क्या है, एक पाइप है, पाइप में से मुझे लिक्विड फ्लो करवाना है। क्या करवाना है, लिक्विड फ्लो करवाना है। ऐसे थोड़ी फ्लो हो जाएगा, क्या क्रिएट करना पड़ेगा, दोनों के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं। देखो कंपैरिजन हो रहा है, वायर में करंट फ्लो करवाना है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं क्रिएट होता। उसमें लिक्विड फ्लो करवाना है, बिना प्रेशर डिफरेंस के फ्लो नहीं होता। भाई दोनों साइड प्रेशर सेम रख देगा तो कहां से फ्लो होगा, लिक्विड नहीं होगा। तो हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए,
ध्यान से सुनना, अब टाइम लगे तो लगे, क्या करें, ध्यान से सुनना। यहां पर अपने पास एक रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V बाय आर, ठीक है जी, जिसमें I क्या है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि dq बाय dt, क्यू चार्ज होता है। v क्या है यार, पोटेंशियल डिफरेंस, और r क्या है, वायर का रेजिस्टेंस। अब लिक्विड जब फ्लो हो रहा है तो अपने पास क्या इक्वेशन है, Q, Q क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यहां पे I क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो कंपेयर करूंगा मैं, I इक्वल टू V बाय आर है, यहां पर I की जगह क्या है, Q है, V की जगह क्या है, P है, और नीचे R आना चाहिए ना। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, नीचे है 8 ईटा एल डिवाइडेड बाय पाई आर की पावर 4, ध्यान से सुनना, ऐसे लिख सकते हैं 8 ईटा पी के नीचे 8 ईटा एल, पी के नीचे 8 ईटा एल, और ये नीचे पाई आर की पावर 4, ये घूम के ऊपर ही चल जाएगा ना अंत में। तो अगर मैं अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लूं तो ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, प्रेशर डिफरेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये क्या हुआ, लिक्विड रेजिस्टेंस, क्या हुआ, लिक्विड रेजिस्टेंस। मेरे भाई ये जो क्वांटिटी है ना, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो रो एल बाय ए होता है, ऐसे करके पढ़ा होगा ना कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ऐसे यहां पर ये जो चीज आ रही है, ये किसका रोल प्ले कर रही है, ये लिक्विड के रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है, जिसकी एक्सप्रेशन क्या आ गई, 8 ईटा एल डिवाइडेड बाय पाई आर की पावर 4 बेटा। तो ये जो क्वांटिटी है इसको कहते हैं हम लिक्विड रेजिस्टेंस। ये लिक्विड का एक तरह का क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इसमें भी ये होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया का इसमें भी क्या आ रही है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी आ रही है। तो बेटा थोड़ा कंपैरिजन है, याद रखना है, काम आएगा। थोड़े लेवल अप वाले जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो उसमें इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। यहां पे हम नोट कर लो भाई, उम्मीद है समझ में लग गया होगा। यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस करते थे कि दो रजिस्टर सीरीज में लगा दिया जाए तो क्या होगा, पैरेलल में लगा दिए तो क्या होगा। अब इस पे भी बेटा हमें पाइप वाले ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि दो पाइप्स हैं, उनको सीरीज में लगा दो, पैरेलल में लगा दो। तो जैसे यहां पे कंपैरिजन करवाए ना, अभी यहीं पर ज्यादा करा दूंगा, कंफ्यूज आ जाओगे। तो अभी हम यहीं पर क्या करते हैं, क्लोज कर दूंगा, इससे ज्यादा चीजों को नहीं बताऊंगा। अभी सीरीज पैरेलल की बातें आएंगी, देख जब क्वेश्चंस आएंगे वो बोर्ड पे क्लास में समझा दिए जाएंगे, या उसका वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ेगी बता देंगे। तो इतना तो कम से कम कंपैरिजन करके रखो कि एक पॉइसले इक्वेशन होती है। अब पॉइसले इक्वेशन मैंने ड्राइव तो कराई नहीं, डायरेक्ट ही बता दी। अब डायरेक्ट बताई तो कम से कम फिर इतनी बात तो उसका कंपैरिजन V इक्वल टू आई आर के साथ करवाना ही था। बातों बातों में हमने क्या निकाल दिया, R यानी कि लिक्विड रेजिस्टेंस का एक छोटी सी एक्सप्रेशन से निकाल कर रख ली, काम आएगी। आगे जाएगा, सीरीज और पैरेलल में लगा दी, दो पाइप है भैया सीरीज में लगा दी, दो पाइप है पैरेलल में लगा दी,
फ्लो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता है 2 रजिस्टर सीरीज में लगा दो तो करंट कम हो जाता है क्योंकि नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे ही भाई 2 पाइप सीरीज में लगा देगा तो नेट फ्लो कम हो जाएगा क्योंकि नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पैरेलल में लगा दे, पैरेलल में लगाने से करंट बढ़ जाता है क्योंकि नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यहां पे भी ऐसी कुछ बातें आएंगी, जब आएंगी तब बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, जितना करा दिया उतना क्या कर लो, बढ़िया से नोट वोट कर कर रख लो जी। ओके, तो अभी फर्स्ट लेक्चर ही था जिसमें विस्कोसिटी की बेसिक बातें और कुछ ये पॉइसली इक्वेशन की बातें हो गई। तो आज बेटा यही क्लोज कर रहे हैं, कल मिलेंगे हम लाइव क्लास में, यानी कि इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन क्लास में। तो तब इसको पूरे के पूरे को कवर अप करके रखना, थोड़े न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करवा देंगे कल। ओके, तो अभी आपसे विदा लेने का फिर वही बात, समय आ गया है तो आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे ब्रेक के बाद।